नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, ये पॉलिटी की बात चल रही थी, ठीक है। घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा था। इसमें अब तक हमने जो है मूल अधिकारों की बात कर, मूल अधिकारों में क्वेश्चन नंबर 79 तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके पहले हमारा काफ़ी चैप्टर डिस्कस हो चुका है, लगभग 12 चैप्टर हमारे डिस्कस हो चुके हैं और यह चैप्टर संख्या 13 है, ठीक। इसमें मूल अधिकार दिया हुआ है और इसके भी हम ऑलरेडी 79 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर का पहला प्रश्न और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 80 के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर दबा दें। और जो मित्र लगातार साथ चल रहे हैं वह चैनल को लाइक करते हुए चले, वीडियो को लाइक करते हुए चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न और इस सीरीज के क्वेश्चन संख्या 80 से। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। ऑप्शन है ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद और ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कि 1951 में एक वाद आता है, कौन सा, शंकरी प्रसाद बनाम, यहाँ नहीं लिखा है ना, लिख देता हूँ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद आता है। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का वाद आता है। इसके बाद एक सन और केस का नाम आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद 1951 और उसके बाद एक और केस आता है 1965 में, सज्जन सिंह बनाम कौन, सज्जन सिंह ही थे तब भी केस हो गया है कि नहीं, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। इन दोनों वादों में यानी कि शंकर प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिसाइड किया गया कि संसद जो है यह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन हुआ क्या कि एक और केस आता है 1967, ठीक, 1967 में। इस केस का नाम था गोलकनाथ बनाम या वर्सेस पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को बदल दिया, ठीक है। बदलने का मतलब था कि इसने कहा कि अब मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो बाद में फिर क्या होता है, यहाँ तो मैंने बताया कि वहाँ संशोधन कर सकते हैं, तो भैया यह केशवानंद भारतीवाद 1973 का है। 1967 के बाद 1973 में फिर से एक नया केस आता है, निर्णय आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, ठीक, केरल राज्य। इसमें संसद ने कह दिया, उसने कह दिया न्यायपालिका ने कि संसद जो है यह मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके अधिकारों की यह शक्ति यानी संशोधन की यह शक्ति असीमित नहीं है, ठीक है। यहीं से आता है मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में इस बात की पुष्टि भी कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संविधान की संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। ऑप्शन है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे केस हैं। गोलकनाथ बनाम भारत संघ का वाद कब का है, 1967 का, ठीक। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य कब का है, तो यह है 1965 का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद 1951। याद रखिए आप लोग। चलिए फिलहाल यहाँ पे आंसर दीजिए। तो ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद बनाम भारती संघ। संविधान के आधारभूत तत्वों में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा कि संसद संविधान में संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसका अनुमोदन कब हुआ था, तो मिनर्वा मिल्स वाद में भी 1980 का यह वाद था। मिनर्वा मिल्स का वाद 1980। यह पांचों केस आपको याद रहने चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सीक्वेंस से बताता हूँ। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ राज्य 1951। यहाँ देखते हुए चलते हैं, थोड़ा आसानी होगी आपके लिए भी। कहाँ गया,
ऊपर है ना, नीचे होगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद कब का है? यह है 1951 का। ठीक है। उसके बाद केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1951। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, यह कब का है बताइए? यह है 1965 का। और उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद आता है, यह है 1967 का। फिर अंत में आता है केशवानंद भारती का वाद, यह है 1973 का। और सबसे लास्ट में मिनर्वा मिल्स वाद आता है, यह 1980 का। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को अगर छोड़ दें तो कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बारी बारी से यह निर्धारित किया गया था कि संसद जो है यह संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। लेकिन 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायालय द्वारा जो है इसे अपने पिछले दिए हुए निर्णय को पलट दिया गया। अब संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। ठीक है। लेकिन फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में, जिसने जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और साथ ही साथ कहा कि अब संसद इसके अधीन रहते हुए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब आधारभूत ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती, और आधारभूत ढांचे की डिफिनीशन संसद द्वारा नहीं की गई, संसद कह रहा हूँ, न्यायपालिका द्वारा नहीं किया गया। ठीक है। इसके बाद इसी यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो निर्णय दिया गया था, इसकी अभिपुष्टि भी या इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कर दिया गया। ठीक है। दोबारा से न्यायपालिका के द्वारा ही, न कि संसद रेक्टिफाई करेगी। आइए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? ऑप्शन है ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट बताइए कि संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे। ठीक है। वैसे अगर कानूनी अधिकार भी रहता है ऑप्शन में और यह विकल्प नहीं रहता है तो आपको कानूनी अधिकार लगाना है। ठीक। मौलिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार या संपत्ति का अधिकार नहीं है, वैधानिक और कानूनी है। ठीक है। वैधानिक और कानूनी दोनों रहने पे आप वैधानिक लगाएंगे, और एक रहेगा तो आप उस एक के साथ जाएंगे। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके संविधान के अध्याय 12, ठीक, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। ठीक। अब यह संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक विधिक या कानूनी अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? ऑप्शन है ए संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन डी संविधान का 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए अभी अभी देखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अध्याय 4 में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके। ठीक। अब यह कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 300 क में है। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सरकार किसकी थी? तो मोरारजी देसाई उस समय सत्ता में थे, जनता पार्टी की शासन था। ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन है ए 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सही ऑप्शन यही है। उस समय सरकार जनता पार्टी की थी, अनुच्छेद 300 क में इसे स्थान दिया गया। ठीक है। और संविधान के भाग 12 के चैप्टर नंबर 4 में है यह। ठीक है। और कुछ जानकारी इसके बारे में, तो यह वैधानिक है, कानूनी है, और क्या क्या है? वैधानिक, कानूनी और विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार नहीं है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार तो है ना। संवैधानिक अधिकार दो टाइप के हैं। ठीक है। एक तो मौलिक अधिकार और दूसरे विधिक अधिकार, दोनों ही संविधान में दिए गए हैं। तो संविधान में जो अधिकार दिए गए उन्हें संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। ऐसे डिफिनीशन बनाया करिए अपनी। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? ऑप्शन है ए 37वां
बी 38वां, सी 44वां या डी 42वां? सही आंसर ऑप्शन सी 44वां। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? डायरेक्ट आंसर की तरफ 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में इसको जोड़ दिया गया मूल अधिकार से हटा करके, ठीक है। और यह एक विधिक, कानूनी और वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक या फिर नैसर्गिक अधिकार है। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। एक्सप्लेनेशन की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला बताइए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैधानिक अधिकार। एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों के संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया या निष्कासन किया गया वह है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सी 44वां। आंसर तो पता है ना, नहीं दिखे मत दिखे, हमको आंसर पता है, ठीक है। यहाँ देख ले भाई, नहीं संतोष हो रहा है तो सी नहीं 44वां, ठीक। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण का अधिकार, सी संपत्ति का अथवा डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बस भैया, संपत्ति का अधिकार नहीं है। 1 2 3 तीन तरह के अधिकार हो गए। कौन कौन से? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन है ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार या ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने और जाने का अधिकार। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह मूल अधिकार नहीं है, यह जो है एक विधिक, वैधानिक और कानूनी अधिकार है, ठीक। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और कुछ बच गया तो भैया अब यह मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6। कौन कौन से? बैरेक्ट कभी कभी उठाइए, एक काम आप करिए, बैरेक्ट उठाइए और 6 मूल अधिकारों को देखिए। कुछ नहीं करना है। 14 से 18 तक जो लिखा होगा समानता वाला वो हो गया। उसके बाद 19 से 22 तक स्वतंत्रता, फिर 23-24 शोषण, उसके बाद 25 से लेकर के, फिर 29 से लेकर के, फिर 31 से लेकर के, इन तीनों के नाम आप बताइए। तो बात करते हैं यहाँ पर विरोध करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? जान देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है। उन 6 के नाम पढ़िए, आपको जरूरी है। ऑप्शन है ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन का अधिकार या डी स्वतंत्रता का अधिकार। जरा सा विचार कीजिए, आपको पता चल जाए, कन्फ्यूज होंगे ही नहीं। समान आवास का अधिकार, देखिए किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास छोटा घर है, ठीक है। समान आवास का अधिकार कैसे दे सकते हैं आप, है कि नहीं? हाँ, ऐसे आवास का अधिकार जरूर व्यक्ति को मिला हुआ है जहाँ पर वह स्वतंत्रता पूर्वक रह सके और अपने विचारों को और अधिक से अधिक विकसित कर सके, ठीक है। लेकिन समान आवास के अधिकार की बात नहीं की गई है कहीं पर भी। आवास का अधिकार की बात की गई है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में, ठीक है। समान आवास का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है और वे हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कई बार बातें हुई हैं। समानता का, विधि के समक्ष समानता, 16 लोग 15 जो है किसी धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद से प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अधिकार है। अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों के अंत की बात करता है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार बात हुई है, एक बार नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ऑप्शन है ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार। ठीक है, यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन अगर व्याख्या की जाए तो जरूर आता है। हालांकि इसके लिए एक कानून बना दिया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से। ठीक, और यह एक विधिक अधिकार है। अब चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऑप्शन है ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सभी व्यक्तियों की बात की जा रही, व्यक्ति की बात की जा रही, नागरिकों की नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नागरिक, गैर नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों की। ठीक है, भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही यह अधिकार प्राप्त है। बाकी यह तीनों अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को या फिर नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन है ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय के अधिकार का दावा जो है, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कोई भी विदेशी नागरिक नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटिश नागरिक नहीं। ठीक है, कहाँ बात की गई तो 19(1)(6) में इस बारे में बात की गई, या फिर 19(1)(g) में। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। पहला आवास का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे कूट से सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन है ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, या फिर डी 1 2 3। सभी के बारे में कई जगह मैंने बात की है कि नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को जो है संवैधानिक सिद्धांत बना दिया गया है। ठीक है, यह एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। ठीक कि भैया अब यह संवैधानिक लक्ष्य है हमारा अनुच्छेद 21 के ही तहत। और मामला किसका था, रणधीर सिंह बनाम, बताइए, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने यह डिसाइड किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है अब यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, मतलब इसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, आवास के अधिकार को बताया था ना, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। केस कौन सा था तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का बात था। थोड़ा यूपी स्पेशल के लिए आप जानते रहिए कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में निर्धारित किया गया था कि यह मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कथन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि
पहला, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा कथन है कि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कथन 3 है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध भी नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यानी कि वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आप किसी को बाध्य करेंगे कि तुम ये बोलो, तुम ये करो, तो उसकी यह दोनों स्वतंत्रता तो चली गई, है कि नहीं। दूसरा, अंतःकरण और धर्म के, अगर कोई यह मानता है कि भैया मेरे धर्म में जो है ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों के प्रयोग को वर्जित किया गया है, तो उसके अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का भी तो उल्लंघन हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। मामला था बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य, नीचे देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, यह देखिए, मामला था बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य, 1986 का यह वाद था, ठीक। हालांकि बाद में करीब हाल फिलहाल में ही, मुझे सन नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, शायद 2018 या 2019 में एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का कि राष्ट्रगीत सिनेमा हॉल में गाना होगा, लेकिन बाद में जो है उसे वापस ले लिया गया। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है ए, विधि के समक्ष समता कह रहा हूँ, समानता। ऑप्शन है ए, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, इसका सही आंसर है, प्राप्त नहीं है ना पूछ रहा है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के। ऐसा किया करिए ना, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में सोचा करिए। कोई सामान्य व्यक्ति आपके पास आएगा तो आप उसे क्या क्या करने की अधिकार दे सकते हैं, बस यहीं से सोचिए, आपको मिल जाएगा। आप उसे इस विरुद्ध अधिकार देंगे ना कि अगर आप उसे सताएं तो वह शोर मचा सके, ठीक, या फिर आप उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाए तो भी वह अपना बचाव कर सके। और साथ ही साथ इन दोनों से अगर किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वह भी उसके लिए अपना दावा कर सके, है कि नहीं। बोलने की आज़ादी हो सकता है आप सीमित कर दें कि तुम ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, मेरे घर पे आओगे तो भैया इस कोने पे, इस कुर्सी पे, इस जगह पे बैठोगे, लेकिन बाकी यह तीनों चीज़ें आप उसकी नहीं बाध्य कर सकते हो, ठीक है। एक सामान्य नज़रों से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से अधिकार नागरिकों को मिले हैं, कौन से गैर नागरिकों को। देखिए यहाँ एक लिस्ट दी हुई है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। विधि के समक्ष समता मिला हुआ है विदेशियों और नागरिकों दोनों को समान रूप से। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद भी जानते रहे, ठीक। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। यह सारे अधिकार जो है नागरिकों और गैर नागरिकों या फिर भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही समान रूप से मिले हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं मतलब जो भारतीयों को उपलब्ध है, और अन्य को उपलब्ध नहीं मतलब अन्य नागरिकों को, गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा उसका चीर फाड़ किया करिए, सही आंसर अपने आप मिलेगा। बताइए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर दीजिए। पहला है कि विधि के समक्ष समानता। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। और चौथा है चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन है 1, 3, 4। ऑप्शन बी 1, 2, 4। ऑप्शन सी 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन डी 2, 3, 4। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए फटाक से, डी। ठीक, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको हमने दिया हुआ है, देश में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार दिया हुआ है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है यह पूछ रहा है ना भाई, यह तीनों अधिकार तो हमने किसी को दिया नहीं, सभी को नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं बताने लगा कि भारतीयों को जो उपलब्ध है, 2 3 4 यहाँ बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो यह तीनों अधिकार जो है यह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, अन्य किसी को नहीं प्राप्त है, ठीक है। उसमें चुनाव लड़ने के अधिकार को भी कुछ हद तक सीमित किया गया है, जैसे आप चुनाव लड़ने के अधिकार को नहीं, मत देने के अधिकार को, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 14 सभी को समान रूप से उपलब्ध है, विधि के समक्ष समानता। अगले प्रश्न का बताइए कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भाग में घूम, देखिए इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए, पेपर में यहाँ चलता है हल्का फुल्का इधर उधर हुआ उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर के प्रश्न में हुआ, लेकिन एग्ज़ाम में हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, गलती हो गई तो हो गई। बताइए, पूछा जा रहा है कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने का अधिकार, बी सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या फिर डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के तहत उसे भी संवैधानिक निराकरण का अधिकार होगा अपनी विधि के समक्ष समता के लिए, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 23, 24 और अंत में 25 से लेकर के 28 तक, यह सभी अधिकार जो है सभी को प्राप्त है, नागरिकों और गैर नागरिकों को, ठीक है। और इन सब के प्रवर्तन के लिए कोई भी गैर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत जो है जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अरे पहले ऑप्शन तो बता दूं, ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 14, 16 और डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39 डी, ठीक, यानी कि 39 घ या डी, इन तीनों को जो है संविधान की प्रस्तावना समाजवाद के साथ मिलाकर के रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि भैया अब से जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक लक्ष्य है यह, ठीक। रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद को हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो 14, 16 और 39 का डी, 39 डी, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के किसके साथ, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द के साथ मिलाकर के पढ़ने से यह अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि अभी यह मूल अधिकार नहीं है, इसे जो है सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, संवैधानिक लक्ष्य के रूप में, समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन अगर विकल्प में केवल यह रहता है और बाकी सब इधर उधर के रहते हैं और पूछता है कि कौन सा मूल अधिकार है, तो आपको यही बताना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यह एक मूल अधिकार है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकलिटी को पकड़ा करिए प्रश्नों के। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, 2 तथा 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 एवं 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 15, 4 तथा अनुच्छेद 16, 4, और ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 17 एवं 18। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4। क्या क्या बातें की गई हैं इनमें।
राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, ठीक, और इसमें लोक नियोजन के लिए कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, ठीक। प्रत्याभूति का अर्थ होता है गारंटी। सोचिए, हिंदी का अर्थ बताना पड़ता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(3) या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(3), 4, 5। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16(1) और 2 के तहत जो है लोक नियोजन पर समानता का अधिकार दिया गया, ठीक। अवसर की समानता का अधिकार, ठीक है। लोक नियोजन यानी भारत के अधीन, भारत सरकार या राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, ऑप्शन है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ठीक है। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो अनुच्छेद 30 का जब 1 पढ़ेंगे आप, वहाँ लिखा हुआ है कि राज्य जो है वह धर्म तथा भाषा के आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करेगा, ठीक। हितों की रक्षा नहीं, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, धर्म और भाषा की बात की गई है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो संविधान में कौन कौन से अल्पसंख्यकों को, किस आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है धर्म और भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम कितने में, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यह संशोधन किया गया था, ठीक है। और जोड़ा कब गया? तो यह संविधान में जोड़ा गया इस अधिनियम को, एक शिक्षा के अधिकार यानी RTE, राइट टू एजुकेशन को 2009 में अधिनियमित कर दिया गया, ठीक है। संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया RTE 2009 के माध्यम से। अब 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया गया, ठीक। तीनों डेट याद रखिए, तीनों चीज़ों को। अधिनियम कौन सा था? तो 86वां संशोधन अधिनियम था, 2002 में आया था, ठीक है। और संसद द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन को 2009 में पारित कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। 2018 क्यों लिख रहा हूँ, 2010 से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। अब हुआ क्या? तो जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे, इनकी शिक्षा को जो है अब मुफ्त कर दिया गया है और इनको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया मूल अधिकार के माध्यम से, ठीक। एक नया अनुच्छेद जुड़ता है, अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? सीधे सीधे डेट पूछा जा रहा है। डेट के बारे में बात हो चुकी है कि 1 अप्रैल 2010 को यह जोड़ा गया था। संशोधन हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से ये, ठीक है। और उम्र थी बच्चों की 6 से 14 वर्ष की, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको पारित कब कर किया गया था? तो राइट टू एजुकेशन को संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। याद रहना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन है ए सूचना का अधिकार, बी मकाम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, या डी मकान का अधिकार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
सही आपको ये कह रहा हूँ, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। हालांकि ए और सी दोनों ही हैं मानव अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक कारण बताया जा रहा है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन डी सी है ए सही किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है आर सही किंतु ए गलत है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ से देखिए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके बारे में भी बात हुई है। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के माध्यम से, जो कि लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। संशोधन अधिनियम था 86वां संशोधन अधिनियम था 2002 का। ठीक है, आगे कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। भैया शिक्षित ही नहीं रहोगे तो विकास कहाँ से होगा, विकास के अधिकार की बात ही नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है ए देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। या फिर ऑप्शन डी वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को जो है आपातकाल में भी या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। इन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर कुछ आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, ठीक 359, इन दोनों में जो है मूल अधिकारों के निलंबन की बात की गई। 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है और बाकी सभी के लिए अनुच्छेद 359 में प्रावधान किए गए, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सीधा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। ऑप्शन है ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को या डी सिखों को। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाकी बौद्ध, जैन और सिख इन तीनों को जो है अनुच्छेद 25 में हिंदू ही कहा गया। यह हिंदू शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन और सिख। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाक से, बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, लेक्चर ख़त्म, मूल अधिकार आज ख़त्म हो जाए ना, मतलब हम ख़त्म कर लें चैप्टर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार होगा। ऑब्लिक वाले प्रश्नों को एक साइड से पढ़ा करिए, इधर से पढ़िए तो यहाँ भी इधर वाला ही पढ़िए, कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इधर से पढ़िए तो इधर वाला इधर का भी पढ़िए, इधर वाला इधर का भी पढ़िए। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। पहला है कि यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। और तीसरा कथन है कि यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ का प्राप्त कर सकता है। बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए यह सही है, कई बार बात हुई है। आर्टिकल नंबर 30 के 1 में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो धार्मिक और भाषा के आधार पर वह अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन कर सकता है। ठीक, यह तो हमको पता है, चलिए सामान्य जानकारी थी। अब
यह भी तो पता है कि इस भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा में केवल एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, जो कि अब फिलहाल वह भी निलंबित हो गया है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। और यह भी हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, यह नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, प्रधानमंत्री 15 पॉइंट कार्यक्रम नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए यह गलत हो गया। अब उस समय की बात करिए, यह गलत हो गया तो बचता कौन है? 1 और 3, केवल एक है ऑप्शन में और केवल 1 और 3 भी है। तो आपको यह भी पता होना जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए 15 पॉइंट कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। देखिए 2006 में केंद्र सरकार द्वारा जो है अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बस इतना सा स्टेटमेंट है, इसे याद कर लीजिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 2006 में केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? करंट अफेयर्स पॉलिटी वाला पूरा डिस्कशन देखेंगे ना तो यह चीज़ें क्लियर होंगी। ये 331 वाला है, प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए उसे। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अनुच्छेद 20(3) में जो है यह प्रावधान है कि कोई अभियुक्त तो स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनेगा, या मजबूर कर दो मारपीट करके कि तुमको अपने विरुद्ध ही गवाही देनी। भैया मैं क्यों कबूल लूँ? अगले प्रश्न का बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने और दोहरे दंड दोनों से ही यह अनुच्छेद जो है वो करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दोहरे दंड के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20(2) में। ठीक है, कि एक बार में एक ही केस के लिए कोई व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं की दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ 20(3) की तो बात यहाँ हुई है। सीधा सीधा यही है कि अपने विरुद्ध आप गवाह नहीं बन सकते। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का 2। ठीक, या फिर ऑप्शन 20। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा कोई भी अभियुक्त। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए 11, बी 16, सी 21 अथवा डी 26। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा किसी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, यह पदावली कहाँ से ली गई विधि की सम्यक प्रक्रिया? तो इसे लिया गया है अमेरिका से। ठीक, कुछ चीज़ें जानते रहिए। और विधि के शासन को कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन यह लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक, इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह 3 शब्द आते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है जापान से। ठीक, विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, विधि की सम्यक प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। वही निवारक निरोध वाला, किसी व्यक्ति को बिना किसी सूचना दिए आप बंदी नहीं बना सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर आप निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बना रहे तो 3 माह से अधिक आप बंदी नहीं बना सकते हैं उसे। अगर निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आपने बंदी बना लिया है तब की बात यहाँ की जा रही, बंदी बनाए गए। ठीक है, तो
3 माह से अधिक आप उसे बंदी नहीं बना सकते। अगर 3 माह से अधिक आपको उसको बंदी बनाना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा और उस सलाहकार बोर्ड की सलाह के आधार पर आगे फैसला किया जाएगा कि हाँ भैया उन्हें बंदी बनाए रखना है या फिर नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ऑप्शन है रीट है प्रलेख का मतलब। ऑप्शन है ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण अथवा डी प्रतिषेध। इस मूल अधिकारों वाले लेक्चर की सीरीज की शुरुआत ही इन सारी रीटों को बताने के साथ हुई थी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, किसी भी एक जो यह रीट है, ठीक, एक प्रलेख यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है। न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि आप उसे सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, और यह आदेश निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी या प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, राज्य के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। समझे, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लेकिन हाई कोर्ट जारी कर सकता है, बाकी राज्य के विरुद्ध या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है यह रीट। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघवाद, या फिर ऑप्शन डी ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब इन्हें आप पढ़िए। देखिए सबके बारे में बात हुई है हमारी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद है आपका 1950 का, मिनरवा मिल्स का वाद है 1980 का, केशवानंद भारती का वाद है 1973 का। अब यहाँ जगह नहीं बचती है तो गोलकनाथ का वाद कब का है बताइए, 1967 का। अब लगा लीजिए क्रम, सबसे पहले 1950, फिर 1967, फिर 1973, फिर 1980। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ऑप्शन है ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, या फिर ऑप्शन डी 1981 में। थोड़ा लाइक करते चलिए भाई, बोलता नहीं हूँ तो आप लोग भी नहीं सुनते हैं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है यह 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम अध्यादेश जो है 25 अक्टूबर 1975 को जारी हुआ। पहले अध्यादेश आता है, ठीक, और यह जो है इसी तिथि से, माने यह बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश जो है यह 25 अक्टूबर 1975 से ही प्रभावी हो गया। अब इसके स्थान पर एक अधिनियम तो लाना ही था, तो अधिनियम आता है बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। इस अधिनियम के माध्यम से इस अध्यादेश को विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, हालांकि अनुच्छेद 75 में बंधुआ मजदूरी को अवैध बताया गया। ठीक है, बलात् श्रम की जो बात होती है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 125 की जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन है ए भारत के संविधान द्वारा, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी के द्वारा। अब जब इतने डिटेल में बात हो रही, संविधान में तो मना किया ही गया, हमें पता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मना होगा ही होगा, ये भी हमें पता है, तो यह भी सही होगा, इसके बारे में भले हमें ना पता हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे कहाँ पे मना है वैसे संविधान में, कितनी बार बात हुई है, अनुच्छेद 24 में बताया गया है बाल श्रम के निषिद्ध के होने के बारे में अनुच्छेद 24 में बात की गई। ठीक है, वहीं MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। डैश पूर्ति करना है, डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ऑप्शन है ए विश्वास, बी अधिकार, सी नैतिकता, या डी कार्य।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह है अर्नेस्ट बारकर का कथन है। ठीक, अर्नेस्ट बारकर का यह कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही है या सही संबंध है? ऑप्शन है ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ऑप्शन बी, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। और ऑप्शन सी, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य है न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए। देखिए कितनी बार बात हुई है, अधिकार और कर्तव्यों की हमारी बात हुई है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। यहीं पर आप देखिए कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अब कहिए तो कुछ और दर्शन की बातें इसमें की जाए, वरना स्पष्टतः आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है, मजाक नहीं है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही? देखिए अधिकार क्या है ना, यहाँ देखिए, व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। ठीक है, अगर इधर अधिकार है, राइट है, और इधर ड्यूटी है, ठीक, तो और यहाँ अगर समाज है और यहाँ अगर व्यक्ति या फिर ह्यूमन मान लीजिए, ठीक है, तो अब देखिए इसके अधिकार जो है इस पर उसका दावा प्रस्तुत करते हैं और इसके कर्तव्य जो है, ठीक, किसके, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे। ठीक, इसके कर्तव्य जो है समाज द्वारा जो है व्यक्ति के ऊपर दावे को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या फिर ऑप्शन डी, अधिकांशतः अधिकार जो है अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अभी अभी बताया बढ़िया से, यहाँ पर राइट और ड्यूटी, यहाँ पर समाज था या फिर स्टेट भी आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पर था ह्यूमन। यह इसका दावा इस पर था तो यह इसका दावा इस पर था। ठीक है, आइए आज के लेक्चर का और मूल अधिकार के लास्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूछा जा रहा है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन डी, चीन में। सेवा का अधिकार जिसे हम सिटीजन चार्टर बोलते हैं, इसीलिए कहता हूं कि इंग्लिश वाले प्रश्नों को भी देख लिया करिए, सिटीजन चार्टर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेवा के अधिकार या सिटीजन चार्टर की शुरुआत सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में 1991 से ही कुछ जगहों पर शुरू हो गई थी। ठीक है, 1991 में ही। बाकी भारत में कब आता है? तो भारत में एक अधिनियम लाया गया, द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ दियर ग्रीवेंसेस बिल 2011, लेकिन यह पारित अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि अलग अलग राज्यों द्वारा इसे पारित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। ठीक, और दूसरे स्थान पर राज्य था बिहार। मध्य प्रदेश में यह कानून लागू किया गया 25 सितंबर 2010 से, और बिहार में यह कानून 15 अगस्त 2011 से लागू किया गया। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।